हेलो दोस्तों, इजी स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के केमिस्ट्री का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है दोस्तों वैद्युत रसायन, यानी कि इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहा जाता है। दोस्तों आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट को देखेंगे और इसके फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग इसके एडवांस लेवल को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों इसलिए लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों आइए सबसे पहले जान लेते हैं वैद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं जो वैद्युत रसायन है उसी को दोस्तों कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दोस्तों अगर इसमें देखा जाए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो दो शब्दों से मिलकर के बना है, इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो का मतलब दोस्तों होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब दोस्तों केमिस्ट्री का मतलब होता है दोस्तों केमिकल एनर्जी। केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल एनर्जी। तो दोस्तों विज्ञान की वह शाखा जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और इसका जस्ट उल्टा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसका अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा में दोस्तों किया जाता है उसी को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि वैद्युत रसायन कहते हैं। तो इसमें दोस्तों होगा क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में परिवर्तित किया जा सकता है और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसका जो स्टडी किया जाता है विज्ञान के जिस शाखा में उसी को वैद्युत रसायन कहते हैं। तो दोस्तों यह जो क्रिया होता है कहाँ पर देखने को मिलता है, तो दोस्तों यह सेल में क्रिया देखने को मिलता है। तो आइए जान लेते हैं सेल क्या होता है। तो दोस्तों आइए, जो सेल होता है, सेल एक ऐसी युक्ति है, सेल एक ऐसी युक्ति है, सेल कहलाती है। यानी कि दोस्तों सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, उसी को दोस्तों सेल कहते हैं। तो इतना पॉइंट क्लियर होगा, यानी कि दोनों क्रिया सेल में संभव है, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकती है, सेल की प्रवृत्ति होता है। अब दोस्तों आइए जान लेते हैं सेल दो प्रकार के होता है। पहला दोस्तों जो सेल होता है वैद्युत रासायनिक सेल, यानी कि इससे पहले दोस्तों जान लेते हैं वैद्युत रसायन क्या होता है। वैद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा के परस्पर संबंध का अध्ययन रसायन विज्ञान के जिस शाखा में किया जाता है इसे वैद्युत रसायन कहते हैं। यानी कि दोस्तों इसमें दो प्रकार का है, एक वैद्युत ऊर्जा है और एक रासायनिक ऊर्जा। इसका जो अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा में किया जाता है उसी को कहा जाता है वैद्युत रसायन। अब दोस्तों वैद्युत रसायन में यह जो प्रक्रिया होता है, वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा, ये सब अभिक्रिया देखने को मिलता है सेल में। तो दोस्तों सेल को आइए पढ़ लेते हैं। सेल दो प्रकार के होता है। पहला होता है वैद्युत रासायनिक सेल, या इसी को दोस्तों गैल्वनी सेल या इसी को वोल्टीय सेल भी कहा जाता है। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है। ऐसी सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है उसे वैद्युत रासायनिक सेल या गैल्वनी सेल या इसी को वोल्टीय सेल भी कहा जाता है। यानी दोस्तों वैद्युत रासायनिक सेल का मतलब क्या होता है, जो रासायनिक ऊर्जा को केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करे, यानी कि रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करे, उसी को दोस्तों कहते हैं वैद्युत रासायनिक सेल या गैल्वनी सेल। अब दोस्तों इसमें जो एग्जाम्पल देखने को मिलता है डेनियल सेल। डेनियल सेल भी एक प्रकार का क्या होता है, वैद्युत रासायनिक सेल होता है। अब दोस्तों दूसरा जो सेल होता है वैद्युत अपघटनीय सेल। वैद्युत अपघटनीय सेल क्या होता है, तो दोस्तों ऐसा सेल जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो इस प्रकार के सेल को क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटनीय सेल। तो इसको दोस्तों लिख सकते हैं ऐसी सेल जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है उसे वैद्युत अपघटनीय सेल कहते हैं।
उसे वैद्युत अपघटनीय सेल कहते हैं। यानी कि दोस्तों इस सेल का जस्ट उल्टा सेल है कि ऐसा सेल जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है उसी को वैद्युत अपघटनीय सेल कहते हैं। अब दोस्तों इस सेल को रेडॉक्स सेल भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इस सेल में ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं दोनों साथ साथ होती है, इसलिए दोस्तों इस सेल को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इस पॉइंट को दोस्तों नोट कर सकते हैं। इस सेल में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती है। दोनों क्रियाएं साथ साथ होती है, इसलिए इस सेल को इस सेल को ऑक्सीकरण अपचयन ऑक्सीकरण अपचयन या दोस्तों जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं होती है उसको रेडॉक्स कहते हैं। तो ऑक्सीकरण अपचयन या रेडॉक्स सेल कहा जाता है। यानी कि दोस्तों जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती है, तो इस प्रकार के सेल को क्या कहते हैं? वैद्युत अपघटनीय सेल कहते हैं। अब दोस्तों एक नज़र देख लेते हैं कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं क्या होता है, फिर इसके बाद आगे के कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे। ऑक्सीकरण, जिसको दोस्तों कहा जाता है ऑक्सीडेशन। तो दोस्तों जिस रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है, यानी कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ के द्वारा ऑक्सीजन का जुड़ना या ग्रहण करना पाया जाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ के द्वारा ऑक्सीजन का जुड़ना या ग्रहण करना पाया जाता है उसी को दोस्तों क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। और दोस्तों इसमें हाइड्रोजन का त्याग भी किया जाता है। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का त्याग किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से भी परिभाषा आप दे सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें जिस पदार्थ के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है तथा हाइड्रोजन का त्याग किया जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। या दोस्तों इसका तीसरा परिभाषा ये होता है इलेक्ट्रॉन के आधार पर जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग किया जाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी
यानी दोस्तों तीसरा परिभाषा हो जाएगा कि जिस पदार्थ के द्वारा, जिस अभिक्रिया में जिस पदार्थ के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग किया जाता है ऑक्सीकरण कहलाता है। या दोस्तों ऑक्सीडेशन संख्या के आधार पर भी आप दिखा सकते हैं। जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर कितना परिभाषा आपको देखने को मिला? 3 परिभाषा देखने को मिला कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है या हाइड्रोजन को त्याग किया जाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। या दोस्तों इलेक्ट्रॉन के आधार पर आप देख सकते हैं कि जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग किया जाता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। या ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे दोस्तों इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कार्बन और प्लस O2 मिलकर क्या बनेगा? CO2। यानी कि दोस्तों इसमें कार्बन ऑक्सीजन को क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। तो इस क्रिया में दोस्तों क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। इसी तरह से दोस्तों इलेक्ट्रॉन वालों को देख सकते हैं, जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग किया जाता है, यानी दोस्तों सोडियम है तो सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। यानी कि त्याग करेगा तो उस पर प्लस आएगा, तो दोस्तों इधर 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो दोस्तों जिस पदार्थ के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। इसी तरह से दोस्तों तीसरा नंबर Mg जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, Mg2+ और +2 इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों इतना पॉइंट नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद दोस्तों आइए देखेंगे अपचयन अभिक्रिया क्या होता है। अब दोस्तों आइए देखते हैं अपचयन क्या होता है, जिसको रिडक्शन कहते हैं। तो दोस्तों अपचयन अभिक्रिया जिस रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ के द्वारा ऑक्सीजन त्याग किया जाता है तथा हाइड्रोजन ग्रहण किया जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। यानी दोस्तों इस अभिक्रिया में लिख सकते हैं शॉर्ट में, इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का ग्रहण या जुड़ना तथा ऑक्सीजन का त्याग होता है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का ग्रहण होगा या हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन का त्याग होगा उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अपचयन या रिडक्शन अभिक्रिया कहते हैं। या दोस्तों इलेक्ट्रॉन के अगर आधार पर इसको परिभाषित किया जाए तो इसमें दोस्तों लिख सकते हैं जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, अपचयन कहलाता है। अपचयन कहलाता है। यानी कि दोस्तों जिस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ के द्वारा ग्रहण किया जाएगा उस अभिक्रिया को भी दोस्तों अपचयन कहेंगे। या दोस्तों तीसरा परिभाषा हम ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर देख सकते हैं कि जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ का
ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है, ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है, अपचयन कहलाती है। जैसे दोस्तों आइए समझ सकते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का त्याग किया जाता है उसको दोस्तों क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन की कमी था, अब सोडियम इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा एक इलेक्ट्रॉन, तो दोस्तों यहाँ पर शुद्ध सोडियम बनाएगा। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर मैग्नीशियम है, कितना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या बनेगा, Mg बनाएगा। इसी तरह से दोस्तों तीसरा नंबर एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो दोस्तों 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा तब Al बनाएगा। यानी कि दोस्तों इसमें हो क्या रहा है कि ऑक्सीकरण संख्या +1 है, इसमें +2 है, इसमें +3 है, +1 से क्या हो गया, 0 हो गया, ऑक्सीकरण संख्या घट रहा है। इसमें भी दोस्तों +2 से क्या हो गया है, 0 हो गया है, इसमें भी घट रहा है, इसमें भी +3 से 0 हो रहा है। यानी कि दोस्तों ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, घटता है। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों इतना पॉइंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। अब दोस्तों ये जान लेते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ होता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ से लिख सकते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती है, दोनों क्रियाएं साथ साथ होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि दोस्तों ऐसी अभिक्रिया होगा जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं क्या होगा, साथ साथ होगा, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों जो रेडॉक्स अभिक्रिया है ये देखने को मिलती है वैद्युत अपघटनीय सेल में, वैद्युत अपघटनीय सेल में देखने को मिलती है, सेल में देखने को मिलती है। तो दोस्तों इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आज के वीडियो हम लोग इंट्रोडक्शन टॉपिक को पढ़े, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, उसको नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।